नमस्कार, मैं हूं चीनू सहरावत। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। अपने इस खास प्रोग्राम में मैं आपको आम से खास बने एक चेहरे की कहानी सुनाने जा रही हूं, जो यूपी चुनाव के बाद से ही लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। चुनाव के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार यही यूपी की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेंगे, लेकिन सीएम बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता योगी आदित्यनाथ को और केशव प्रसाद को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। हम इस प्रोग्राम में इनके निजी जीवन के बारे में तो बात करेंगे ही साथ इनके राजनीतिक सफर के बारे में भी बताएंगे। ये देश की सबसे बड़ी पार्टी का खास चेहरा है, लेकिन इन्होंने शुरुआत एक आम शख्स की तरह की थी। 19 मार्च 2017 को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कृष्ण प्रसाद मौर्य की कहानी बेहद ही प्रेरणादायी है। इनके पारिवारिक जीवन के बारे में जानने के लिए आपको सुननी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म साल 1968 में 7 मई को उत्तर प्रदेश के सिराथू में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्यामलाल मौर्य और माता का नाम धनपति देवी मौर्य है। ये अपने माता पिता के साथ कृषि कार्यों को करते हुए अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए कौशाम्बी के सिराथू रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान भी चलाया करते थे। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में समाचार पत्र बेचने का काम भी किया है। इन्होंने इलाहाबाद के हिंदू साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य में स्नातक तक की पढ़ाई की है। कोयरी समाज से आने वाले केशव की पत्नी का नाम राजकुमार देवी मौर्य है और इनके 2 बेटे हैं, योगेश कुमार और आशीष कुमार। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों का चेहरा माने जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2017 से पहले ही प्रदेशाध्यक्ष बना दिया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संपर्क में आने के बाद केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी में करीब 18 सालों तक प्रचारक रह चुके हैं। साथ ही श्री राम जन्मभूमि और गौरक्षा व हिंदू हित के लिए इन्होंने अनेकों आंदोलन किए हैं और इतना ही नहीं, ये इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। इन्हें पिछड़ों और दलितों का चेहरा माना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही केशव प्रसाद मौर्य भी बचपन में चाय बेचते थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उनसे विशेष स्नेह रहा है। भले ही पहले इनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक ना रही हो, लेकिन हलफनामे के मुताबिक आज स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। ये और इनकी पत्नी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। रिपोर्ट के अनुसार केशव दंपत्ति पेट्रोल पंप, एग्रो ट्रेडिंग कंपनी, कामधेनु लॉजिस्टिक आदि के मालिक हैं। साथ ही दोनों जीवन ज्योति अस्पताल में पार्टनर भी हैं। सामाजिक कार्यों के लिए कामधेनु चैरिटेबल सोसाइटी भी बना रखी है। क्योंकि केशव कोयरी समाज के हैं और यूपी में कुर्मी, कोयरी और कुशवाहा ओबीसी में आते हैं। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव के साथ अन्य चुनावों में भी बीजेपी को गैर यादव जातियों में इन जातियों का समर्थन मिलता रहा है और यही कारण है कि पार्टी ने पिछड़ी जातियों को अपने समर्थन का संदेश भी दे दिया है। चलिए, ये तो बात हुई इनके पारिवारिक जीवन की। आगे बढ़ते हुए इनके राजनीतिक सफर पर भी बात कर ही लेते हैं। यूपी चुनाव के दौरान राजनीतिक विशेषज्ञों की ओर से ये माना जा रहा था कि बीजेपी को यूपी की सत्ता तक पहुंचाने के लिए पिछड़े वर्ग का समर्थन जरूरी होगा। ऐसे में ये संभावना भी जताई गई थी कि बीजेपी सीएम उम्मीदवार के लिए किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम की घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य हिंदुत्व की राजनीति के लिए काफी मशहूर है। इनकी राजनीति पर पकड़ यूं ही मजबूत
नहीं हुई, बल्कि उसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत रही, जिसके बूते इन्हें ये मुकाम हासिल हो पाया। कहा जाता है कि इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत गरीबी संघ और ओबीसी की सोच का रास्ता अपनाकर की। बाकी इनके राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको सुननी होगी हमारी ये अगली रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ साल 2012 में। साल 2012 में वो सबसे पहले इलाहाबाद की सिराथू सीट से एमएलए बने। वहीं इसके बाद साल 2014 में वो फूलपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में 3,08,308 मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी रहे और इसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। इलाहाबाद को एक नया रूप देने में उनकी विशेष योगदान रहा है। जी हाँ, इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में जो उपहार मिला है उसमें केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण रही है। साल 2016 में उनके राजनीतिक जीवन को एक नई दशा उस वक्त मिली जब उन्हें पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीजेपी में उनका यह सफर 4 से 5 साल का ही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में उनका सफर काफी लंबा है। ये देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन विश्व हिंदू परिषद से 18 साल से जुड़े रहे और गंगापुर तथा यमुनापुर में बतौर प्रचारक काम किया। बता दें कि जब केशव ने साल 2002 में पश्चिमी विधानसभा सीट से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजू पाल के हाथों इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के लिए हार का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। साल 2007 के चुनाव में भी इन्हें इसी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा और एक बार फिर हार का स्वाद इन्हें चखना पड़ा। लेकिन आखिरकार साल 2012 के चुनाव में उन्हें सिराथू विधानसभा सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। 2 साल तक विधायक रहने के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार फूलपुर सीट पर विजय हासिल की और भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सबसे करीबी और विश्व हिंदू परिषद के तेज तर्रार नेताओं में शुमार किए जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव 2017 के लिए अपनी पार्टी का जोरों शोरों से प्रदर्शन किया और वो चुनाव के दौरान एक अच्छे वक्ता साबित हुए। आपको जानकर भले ही हैरानी हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी के लिए सर्वाधिक यानी कि 155 चुनावी सभाएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जाति का चेहरा कहे जाने वाले केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज कहा जाता है। साथ ही इनके दोनों ही बड़े करीबी माने जाते हैं। इनसे जुड़े विवाद की जहां तक बात की जाए तो इन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा है। साल 2011 में इन पर इनके 3 साथियों के साथ एक गरीब किसान की हत्या का आरोप भी लगा। हालांकि इन्हें 21 मई 2015 को बरी कर दिया गया। एक रिपोर्ट की माने तो मृतक के परिजन की ओर से कहा गया कि वो इस केस को बंद कर देना चाहते हैं क्योंकि कोई भी उनकी मदद के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। और दूसरा विवाद उनसे साल 2014 में जुड़ा। लोकसभा चुनाव के समय एफिडेविट पर उन्होंने कुछ केसेस का जिक्र किया था। मौर्य के अनुसार ये सारा मामला उनसे राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए उनके प्रतिद्वंदियों ने दर्ज कराए हैं। इन मामलों में उन पर दंगे भड़काने का आरोप संबंधी साजिश रचने का, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने आदि के विरोध में दर्ज है। इनके बयान की जहां तक बात की जाए तो यूपी में चुनाव के ठीक पहले ऐसा कहा गया था कि राम मंदिर चुनाव बाद बनेगा। वहीं पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये 2 महीनों में राम मंदिर नहीं बनने वाला है और अब तो चुनाव के बाद ही बनेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राम मंदिर आस्था का विषय है और इस समय ये कोई मुद्दा नहीं है। देखने वाली बात तो ये रही कि उनके इस बयान के बाद उन्हें विरोधी पार्टियों की ओर से निशाने पर ले लिया गया। केशव प्रसाद मौर्य का नाम यूपी चुनाव के बाद से ही लोगों की जुबां पर गहरा गया था, क्योंकि पार्टी में इनकी सक्रियता के मद्देनजर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। अपने तेज तर्रार बयानों के लिए सुर्खियां बटोरने वाले केशव को वाकई राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जमीनी स्तर से उठकर यूपी के उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले केशव को क्या आने वाले दिनों में
एक केंद्र की राजनीति में भी काम करते हुए देखा जाएगा। आज के हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक आम से खास बने चेहरे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप हमें अपने सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस chinu9news@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.